हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की क्लास में आप लोग को पढ़ना है इकाई 4 भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास ये करते हैं जो राष्ट्रवाद होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। राष्ट्रवाद का अर्थ, अगर हम राष्ट्रवाद के अर्थ की बात करते हैं तो राष्ट्रवाद की शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो राष्ट्रवाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है राष्ट्रीय चेतना का उदय। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का संचार करती है। तो हम देख रहे हैं जो राष्ट्रवाद है वो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में, तो ये लोगों पे जो है ना राष्ट्र के प्रति एकजुट करने की जो है ये एक अद्भुत कला है। क्योंकि राष्ट्रवाद के माध्यम से जो देश में तमाम जो नागरिक हैं वो एकजुट होकर एक ही मंच पे आ जाते हैं। अगर हम बात करें अगले टॉपिक की तो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता की कमी थी। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब प्राचीन भारत में अगर हम जाते हैं और देखते हैं उसको, तो हम पाते हैं जो भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। फिर टाइम पीरियड आता है सम्राट अशोक का, और वहाँ हम देखते हैं भारत का एकीकरण हो चुका होता है। सम्राट अशोक के बाद जो है फिर हम देखते हैं राजा दशरथ जो उनके पौत्र हैं, जो उनके पोते थे, वहाँ से जो है भारत जो है डिवाइड होना शुरू जब होता है, तो मेडिवल पीरियड के बाद अर्थात मध्यकालीन भारत के समय में भारत कई टुकड़ों में बँट जाता है। और ऐसा इसीलिए हो पाता है क्योंकि जब मुस्लिम आक्रांता भारत पे आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं, तो उससे पहले भी भारत कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जहाँ राजनीतिक और प्रशासनिक एकता की कमी थी। क्योंकि हर राज्य का अपना-अपना अलग-अलग स्ट्रैटेजी था, तरीका था, देश राज्य चलाने का, वहाँ के प्रशासन सिस्टम का अलग-अलग व्यवस्था था। तो ये एक चीज़ जो है उस टाइम पीरियड में ये एक बहुत बड़ी जो है भारत की समस्या थी, और इसे जो है नकारा नहीं जा सकता है। अगर हम भारत में राष्ट्रीय चेतना और उदय के प्रमुख कारण की अगर हम मुख्य कारण की अगर हम बात करते हैं, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए मुख्य रूप से ब्रिटिश शासन व्यवस्था जिम्मेदार थी। इसके 2 पहलू थे। 2 पहलू कौन-कौन थे? एक था नकारात्मक प्रभाव। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय जनता सभी वर्ग जैसे किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग का आर्थिक और सामाजिक शोषण हुआ, जिससे उसमें असंतोष की भावना जगी। क्योंकि जैसे ही अंग्रेज जो है भारत को अपने कब्जे में लेता है, वह तमाम वर्गों का आर्थिक और शारीरिक शोषण प्रारंभ कर देता है। क्या मजदूर वर्ग, क्या मध्यम वर्ग, क्या किसान, सभी का आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण होना प्रारंभ हो जाता है। और स्वाभाविक है, अगर किसी व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक शोषण होना प्रारंभ होगा, तो उसमें असंतोष की भावना तो जगेगी ही। अगर हम इसके सकारात्मक प्रभाव की बात करें, तो अंग्रेजों ने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ सुधार किए, जिन्हें भारतीयों ने जोड़ने में मदद की। अब यहाँ हमने तो ये देखा जो सभी वर्गों का आर्थिक और सामाजिक शोषण हुआ अंग्रेजों के द्वारा, पर यहीं पे अंग्रेजों ने कुछ सकारात्मक प्रभाव भी जो है वो लागू किए हैं इन क्षेत्रों पे, जैसे डाक और तार व्यवस्था, रेल का विकास, छापे खाने, समान प्रशासनिक व्यवस्था। तो इन तमाम चीज़ों पे अंग्रेजों ने फ़ोकस किया उस टाइम पीरियड पे। हम एक-एक पॉइंट को जो है थोड़ा-सा जानने का प्रयास करते हैं। तो हम देखेंगे डाक और तार व्यवस्था, तो संचार में तेज़ी आई। जैसे ही डाक और तार व्यवस्था की स्थापना हुई है, वैसे ही जो है इसमें तेज़ी आई। एक माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जो है अपने संदेश को पहुँचाना बहुत ही आसान हो गया था उस टाइम पीरियड में। एक अनसुलझी कहानी है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। उस टाइम पीरियड में
अंग्रेज़ों ने घुड़सवार और जो धावक थे, उनको इस कार्य के लिए उन्होंने जो है वो हायर किया था, उनको जॉब पे रखा था। जो जो डाक हुआ करती थी, वो घुड़सवार के मदद से जो है एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया जाता था। और जहाँ पे घुड़सवारी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ जो दौड़ने वाले लड़के थे, उनके माध्यम से जो है चिट्ठी जो है एक जगह से फिर दूसरी जगह पहुँचाई जाती थी। तो उस टाइम पीरियड की ये व्यवस्था थी। अगर रेलवे की विकास की अगर हम बात करते हैं, तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुँचने लगे। क्योंकि अगर रेलवे की अगर हम बात करते हैं, तो ये सामूहिक जनों के लिए बहुत ही बड़ा सुविधा का कारण बन गया था और रेलवे से जो है लोग बड़ी आसानी से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो पहुँच जाते थे। अगर हम छापे खाने की बात करते हैं, तो छापा खाना मतलब होता है प्रेस। तो पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान सुलभ हुआ। अब मान लीजिए एक व्यक्ति विशेष एक जनसभा में जो है, वो अपना वक्तव्य को रख रहा है, अपने भाषण में वो तमाम चीज़ों को बता रहा है, तो उस जनसभा में जितने भी लोग बैठे होंगे वही सुन पाएँगे। लेकिन अगर एक छापे खाने के माध्यम से, अगर प्रेस के माध्यम से, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार के माध्यम से यही सूचना अगर प्रसारित कर दी जाए, तो ये जन-जन तक पहुँचने में बड़ा ही सुलभ कार्य होगा और तमाम लोगों के पास ये जानकारियाँ पहुँच जाएगी। और मौखिक रूप में एक समस्या है, जैसे हमने कोई भी चीज़ों को अगर सुना है, तो हम उसमें कुछ और लगा-बझा के लोगों को बताते हैं, वो उसमें कुछ अपना और ऐड कर देता है। लेकिन जैसे ही हम प्रेस और न्यूज़पेपर के माध्यम से अगर हम सूचनाओं को पढ़ते हैं, तो हमें सटीक जानकारियाँ भी मिलती हैं और बहुत सारे लोगों तक जो है ये जानकारियाँ बड़ी ही आसानी से पहुँचा भी दी जाती है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम पीरियड के लिए। अगर हम समान प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो पूरे भारत में एक जैसे कानून और प्रशासन ने एकता की नींव रखी। तो ब्रिटिश जो थे, वे सभी के लिए जो है, चाहे उनका जो भी कानून रहा हो, वो सभी के लिए समान रहा हो। हाँ, ये अलग की बात है, ब्रिटिश ने हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही कानून व्यवस्था का जो है वो इस्तेमाल किया है। इसमें कोई शक नहीं है, जो अंग्रेज़ों की हमेशा से भारतीयों के प्रति, और ये सिर्फ़ भारतीयों के प्रति की बात नहीं हो रही है, जो तमाम उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किए हुए, उन तमाम उपनिवेशों में जो अंग्रेज़ों ने जो भी रूल और कंडीशन लागू किए, वो अपने फ़ायदे के लिए लागू किए, ना कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लागू किए थे। तो ये एक चीज़ जो है वो डिमेरिट थी और इसी का असर जो है हमें 1947 में भारत की आज़ादी के रूप में देखने को मिलती है। अगर हम राष्ट्रवाद के उदय और राजनीतिक कारण की अगर हम बात करते हैं, तो पृष्ठ के अंत में उल्लेख है कि ब्रिटिश सरकार की साम्यवादी प्रशासनिक नीतियां राष्ट्रीय चेतना को जगाने में सबसे महत्वपूर्ण रही हैं। इन नीतियों ने भारतीयों को एहसास कराया कि वे सभी एक ही औपनिवेशिक शासन के अधीन हैं और उनके हित एक समान हैं। तो ऐसा लिखने का सबसे बड़ा कारण ये है, जो भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था और कई टुकड़ों में अलग-अलग राजा हुआ करते थे और जो भी राजा थे वो अपने अकॉर्डिंग रूल लागू करते थे, तो हर राज्य का अलग-अलग रूल था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तो तमाम भारतीयों के लिए एक ही कानून व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई। अगर हम मुख्य नोट की बात करते हैं, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध भारतीय इतिहास का वह समय है जब भारत एक संगठित राष्ट्र का स्वरूप ग्रहण करने लगा और यही चेतना आगे चलकर हमारे स्वतंत्रता संग्राम का आधार भी बना। तो यहाँ हम देख रहे हैं सम्राट अशोक के समय में जिस भारत का एकीकरण हुआ था और मध्यकाल तक आते-आते वो तमाम जो एकीकृत राष्ट्र था, वो कई विघटित राज्य में जो कन्वर्ट हो गया था। फिर अंग्रेजों के आगमन से वे सभी जो विघटित राज्य थे, वे संगठित होने लगे थे। अगर हम राष्ट्रवाद के उदय और कारणों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है जिसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। दमनकारी ब्रिटिश नीतियाँ, लॉर्ड लिटन और कर्जन का काल। अब इन दोनों के कालों के बारे में हम जानेंगे, इनके समय में क्या-क्या हुआ।
ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए कई कानून बनाए, जिन्होंने विपरीत रूप से भारतीयों में आक्रोश और एकता को जन्म दिया। क्योंकि ब्रिटिश कभी नहीं चाहते थे जो भारत में राष्ट्रीयता की भावना जगे, क्योंकि जैसे ही किसी देश के नागरिक में राष्ट्रीयता की भावना अगर जगती है, तो स्वाभाविक है वो कभी गुलाम रहना पसंद नहीं करेगा, वो आज़ादी में ही अपना सांस लेगा और आज़ाद देश को ही देखना चाहेगा। और इसी इसी का कारण है जो ब्रिटिश समय समय पर रूल रेगुलेशन लागू करते रहा और भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना न पनपे, न फैले, इसके लिए उसने इसको दबाने का भरसक पूरा ही प्रयास किया। बट लेकिन वो कहते हैं ना, जो किसी चीज़ की हवा अगर एक बार चल जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। और ये हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखते ही आ रहे हैं, जो कि यूरोप में प्रारंभ हुआ था और उसकी जो हवा है वो तमाम औपनिवेशिक देशों तक पहुँची और उसमें से भारत भी एक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अंग्रेज़ों ने हर टाइम पे अपना एक्ट और रूल और रेगुलेशन जो है वो पारित किया है भारतीयों को दबाने कुचलने के लिए। तो हम उसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की बात करते हैं, तो लॉर्ड लीटन भाई साहब के द्वारा जो है ये एक्ट जो है वो पारित किया गया था और इसमें लॉर्ड लीटन द्वारा प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। अब लॉर्ड लीटन साहब को ऐसा लगता था जैसे अगर प्रेस की अगर स्वतंत्रता को दबाया नहीं गया, तो जो भी क्रांतिकारी जो लहरें हैं वो अभी कुछ लोगों तक फैली है। अगर समय पे इसे न रोका गया तो पूरे भारत इसकी चपेट में होगी और सभी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना प्रारंभ कर देंगे और जिसका परिणाम ये होगा जो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ेगा। और अंग्रेज़ ऐसा कभी नहीं चाहते थे, तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका गला घोटने का यहाँ पे उन्होंने काम किया था। आर्म्स एक्ट की अगर हम बात करते हैं, जो 1879 में जो है वो लागू किया गया था, यहाँ पे भारतीयों के लिए हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया गया। मतलब क्या, अगर अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था जो अगर भारतीयों के पास अगर हथियार हो और उनमें राष्ट्रीयता की भावना अगर जग जाए, तो वे उन्हीं हथियारों से अंग्रेज़ों का दमन करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस बात का भी भय जो है अंग्रेज़ों को था और जिसके कारण जो है आर्म्स एक्ट लागू किया गया था। अगर हम इल्बर्ट विल विवाद की बात करते हैं 1883 की, तो इस बिल का उद्देश्य भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों को मुकदमे सुनने का अधिकार जो है देना था, लेकिन गोरे के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। इससे भारतीयों को दिखा दिया कि उन्होंने कभी समानता नहीं मिली। अब यहाँ एक चीज़ जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो ध्यान देने वाली बात है। जो इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसमें हुआ था क्या, जैसे भारत के जो भी जज हैं उनको विदेशी नागरिकों के लिए भी मुकदमे सुनने के अधिकार मिले थे, लेकिन जब इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया गया यूरोपियों के द्वारा, तो इनसे ये अधिकार भी छीन लिया गया था। फिर भारतीय जज कभी भी किसी विदेशी नागरिकों पे जो है या ये कहें अंग्रेजों पे वो मुकदमा नहीं सुन सकते थे। उसके लिए अंग्रेज ही जज होना चाहिए। अगर हम बंगाल विभाजन 1905 की बात करते हैं, तो लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल को बांट दिया। इससे पूरे देश में भारी रोष फैला और 1911 में इसे रद्द करना पड़ा। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो अंग्रेज जो सरकार है वो समय समय पे वो तमाम हथकंडे अपना रही है जिससे भारतीयों को रोका जा सके। अगर डलहौजी की संरचनात्मक योजना की अगर हम बात करते हैं, डलहौजी ने विकास अपने स्वार्थ के लिए किए थे, लेकिन उन्होंने अनजाने में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जैसे में रेलवे, टेलीग्राफ और
परिवहन, इन साधनों ने दूरियों को कम किया, जिससे अलग अलग प्रांतों के लोग एक दूसरे के से जुड़ सके और अपने साझा दुखों को पे जो है वो चर्चा कर सके। तो जैसे ही ये सुविधा लोगों को मिली, तो दूर दराज के लोग भी एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, एक दूसरे को अपनी समस्याएं बताने लगी, और कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद को जाने अनजाने में ही सही पर बढ़ावा यहाँ पे मिलना प्रारंभ हो जाता है। अगर अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य विचार की अगर हम बात करते हैं, तो पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को सोचने का तरीका ही बदल दिया। जैसे भारतीयों ने प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता और मानवतावाद जैसे आधुनिक विचारों को सीखा। क्योंकि अगर अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा नहीं मिलती भारतीयों को, तो भारतीय प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता और मानवतावाद पे कभी इन चीज़ों को नहीं सीख सकते थे। उन्होंने फ्रांस की राज्य क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से भी प्रेरणा ली, क्योंकि जो फ्रांस में जो क्रांतियां हुई थी, लुई 16 को वहां गद्दी से हटा दिया गया था। अमेरिका में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अमेरिकी 13 उपनिवेशों को जो है वो आज़ाद करवाया गया था। तो ये तमाम ऐसी घटनाएं जो है वो घटती रही है, और भारतीय इन सभी घटनाओं पे अपनी नज़र बनाए हुए थे। वे रूसो, मॉन्टेग्यू और वोल्टेयर जैसे विचारकों के दर्शन से प्रभावित हुए, जिससे उनमें अपने अधिकारों के प्रति चेतना जगी। और जब वो इन महानुभावों के विचारों का जब अध्ययन करना भारतीयों ने प्रारंभ किया, तो वे भी अपने देश को गुलामी की चंगुलों से आज़ाद कराने के लिए वो कार्यरत हो गए। अगर हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम तालिका की अगर हम बात करते हैं, तो 1800 जो 58 है, इसमें होता है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन। मतलब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, जो 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को गुलाम बनाकर रखा, और उसके अगले 100 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में भारत रहा। अर्थात भारत 200 वर्षों तक लगभग गुलाम बना रहा। 1878 की अगर हम बात करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये जानते हैं हम, आपने पहले ही बताया, लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है ये चीज़ें लागू की गई थी, ताकि प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त किया जा सके और जन जन तक स्वतंत्रता, समानता और मानवतावाद की सूचना न पहुंच सके। अगर हम 1879 की बात करते हैं, तो आर्म्स एक्ट है, इसमें लॉर्ड लिटन भाई साहब ये भी इसमें शामिल हैं। आर्म्स एक्ट में भारतीयों को हथियार रखने पे पूरी तरह से मनाही कर दी गई थी, क्योंकि वो न हथियार रखेंगे और न ज़रूरत पड़ने पे इसका इस्तेमाल वो कर सकेंगे। अगर हम 1883 की बात करते हैं, तो इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के काल में, और 1905 में बात करते हैं तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1907 की अगर बात करते हैं तो देशद्रोही सभा अधिनियम, सभाओं पे जो है पूर्ण रूप से जो है वो रोक लगा दी जाती है, ताकि भारतीय एक जगह इकट्ठा न हो और अपने देश की आज़ादी के लिए किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन न कर सके। अगर आर्थिक कारण की अगर हम बात करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में शोषण आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि और कुटीर उद्योगों को तहस नहस कर दिया। अत्यधिक लगान, अस्थायी बंदोबस्त जैसी नीतियों के माध्यम से जमींदार किसानों ने भारी लगान वसूलते थे। यदि किसान विरोध करते तो जमींदार महाजन का उनका शोषण करते थे। अब यहाँ पे जब कृषि व्यवस्था को चौपट कर दिया जाएगा, जो कि छोटे मोटे जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, इन सभी को अगर नष्ट कर दिया जाएगा, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं नकदी फसलों का दबाव। अंग्रेजों ने किसानों को नील, कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया। ये फसलें वे अपनी मनमानी कीमतों पर खरीदते थे, ताकि इंग्लैंड के उद्योगों को कच्चा माल मिल सके। यहाँ भी उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ही इन तमाम चीज़ों का है वो इस्तेमाल किया है। नील और कपास की खेती की अगर हम बात करते हैं, तो इन फसलों को उगाने वाले किसान सबसे अधिक पीड़ित थे, क्योंकि इससे उनकी ज़मीन की उर्वरता कम होती थी और उन्हें दाम भी अधिक नहीं मिलते थे।
तो यहाँ हम देख रहे हैं जो ज़मीन की नमी है, जो मॉइस्चर है, वो भी जो है नष्ट हो रहा है और दूसरा फसल उस पे लगाना बहुत ही मुश्किल भरा काम हो रहा है और इसके बावजूद भी किसानों को उसके हक की जो पैसे हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे किसानों में कहीं न कहीं असंतोष की भावना जो है वो पनप रही है। औद्योगिक पतन एवं और बेरोजगारी। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को जानबूझकर नष्ट किया। भेदभावपूर्ण व्यापार नीति। भारत में बने कपड़ों के निर्यात पर भारी टैक्स लगाया गया, जबकि इंग्लैंड की मशीनें से बने कपड़े भारत में बिना किसी टैक्स के मतलब वो बेचने की छूट दे दी गई। हस्तशिल्प का जो है वो अंत कर दिया गया। भारतीय बुनकर और कामगार मशीनों से बने सस्ते कपड़े का मुकाबला नहीं कर सके, जिससे वे बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों ने किसी भी समय भारतीयों को सताना वो बंद नहीं किया और इसका परिणाम हम लोग आगे 1947 की ओर देख ही रहे हैं। औद्योगिकरण का अभाव। अंग्रेज भारत में कारखाने लगाने के पक्ष में नहीं थे। वे भारत को केवल कच्चे माल का स्रोत व तैयार माल का बाजार बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे जो भारत में फैक्ट्रियां स्थापित की जाए। अगर भारत में फैक्ट्रियां स्थापित की जाती तो भारत के मजदूरों को फिर वहां पे काम मिलना प्रारंभ हो जाता और अंग्रेज ऐसा कभी नहीं चाहते थे। विद्रोहों का सिलसिला और राष्ट्रवाद की सीख। राष्ट्रीय चेतना अचानक पैदा नहीं हुई, बल्कि वर्षों के असंतोष का परिणाम था। जैसे प्रारंभिक विद्रोह 1857 के महान विद्रोह से पहले और बाद में कई क्षेत्रीय विद्रोह हुए, जैसे नील विद्रोह, पवना विद्रोह, ये तमाम चीज़ें हुई है। अगर हम 1857 से पहले की बात करें तो यहाँ संथाल परगना विद्रोह भी हुआ है, जहाँ पे ननकू, कान्हू और मुंडा ने जो है वो जनजातीय आंदोलनों को सक्रिय रूप से जो है वो चलाया। ये अलग की बात है जो बाद में अंग्रेजों द्वारा दमनकारी चक्र नीति के द्वारा इन सभी को दबा दिया गया। फिर दौर आता है 1857 की, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाबू वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी और तमाम ऐसे जो कि नेता थे, उन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह लड़ा और उन्हें भी अंतोगत्वा दमनकारी नीतियों के द्वारा उनका भी अंत कर दिया गया। लेकिन ये आग कहीं न कहीं पूरे भारत में फैल चुकी थी। 1857 की सीख। 1857 की विफलता ने भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर किया कि आज़ादी के लिए केवल जोश काफ़ी नहीं है, इसके लिए निम्नलिखित चीज़ें अनिवार्य हैं, जैसे लक्ष्य की स्पष्टता, मजबूत संगठन संस्था और संगठन, परिपक्व नेतृत्व, सुनियोजित आंदोलन। अब एक बातें जो है आपको यहाँ पे गौर करनी है, ये तमाम पॉइंट्स जो आप यहाँ पे लिखे हुए देख रहे हैं, ये 1857 में इन सभी का अभाव था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि 1857 में जितने भी क्रांतिकारी जो राजा थे, जो नेता थे, जो जो उन्होंने युद्ध लड़ा, वे अपने हिसाब से लड़ा, न कि संगठित होकर लड़ा और अपने हिसाब से युद्ध लड़ा और अंग्रेजों को एक-एक को दबाने में बड़ी ही आसानी हुई। लेकिन यही अगर उनमें अगर लक्ष्य की स्पष्टता होती, मजबूत संस्था संगठन होता, परिपक्व नेतृत्व होता, सुयोजित योजना होता, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती और 1857 में ही भारत आज़ाद हो चुका होता। लेकिन 1857 का लड़ा हुआ क्रांति देश को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने राज्य को ही बचाने के लिए था। तो एक बड़ी समस्या 1857 की क्रांति में यहाँ ये थी और जिससे भारत आज़ाद नहीं हो पाया था। लेकिन 1857 के बाद भारतीयों ने इन सभी घटनाओं से सबक लिया, सीखा और उन्होंने एक मजबूत संगठन बनाने का निर्णय लिया और उसी संगठन के माध्यम से उन्होंने अपना युद्ध जारी रखा अंग्रेजों के खिलाफ। अगर हम एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कुछ एमसीक्यू, कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। ये 2027 के एग्ज़ाम में जिसकी आने की पूरी संभावना है। लघुत्तरीय प्रश्न है, अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों ने भारतीय बुनकरों को कैसे प्रभावित किया? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के आर्थिक कारणों की विस्तार से चर्चा करें। अगर हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं
तो वह 1857 के बाद होने वाली किन्हीं दो प्रमुख किसानी विद्रोह का नाम लिखें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो नील विद्रोह है और वो पवना विद्रोह है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद।